भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है तथा भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है और दोनों ही लगभग एक नहीं अनेक संदर्भ में पूरक या समान प्रतीत होते हैं। सबसे पहले तो यह कहा जाएगा कि संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने दोनों को एक संदर्भ में विवेचित किया, उसमें बहस किया और दोनों को समीप में संविधान के अंतर्गत उपबंधित किया गया, इसलिए यह समानता का पक्ष है। दूसरा कारण यह है कि यह दोनों लोकतंत्र का आधार है, इसलिए समान है। अलग बात है कि लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप यानी राजनीतिक लोकतंत्र संविधान के भाग 3 द्वारा प्राप्ति की अपेक्षा की गई है, वहीं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए संविधान के भाग 4 का उपबंध किया गया है। चूंकि लोकतंत्र का दोनों ही आधार है, एक राजनीतिक तो दूसरा सामाजिक आर्थिक, इस संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 में जो वर्णित प्रावधान है वह एक दूसरे के समान पूरक है। तीसरी बात यह कहा जा सकता है कि जब हम विचारधारा का प्रभाव हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि भाग 3 तथा भाग 4 दोनों पर ही उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव दिखता है। भाग 3 तो बजाबता उदारवादी और बहुत हद तक प्रजातांत्रिक और पूंजीवादी संदर्भ में उपबंधित है, वहीं भाग 4 में भी उदारवाद की व्यवस्था या प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। समाजवादी संदर्भ में भाग 4 के अंतर्गत यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनेकानेक प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में भी अमेरिका से प्रभावित होने के बाद भी अमेरिका जैसा सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार न देकर पहले समता का अधिकार जो संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार के रूप में, इससे प्रभावित होता है। स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं समाजवाद का प्रभाव दिखता है। सामाजिक न्याय विषयक या अन्य प्रकार की जो प्रावधान शोषण के अंत वगैरह का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में जो किया गया है, समाजवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। स्पष्ट है कि भाग 3 तथा भाग 4 पर समाजवाद, उदारवाद जैसे विचारधाराओं का प्रभाव है और इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि विचारधारा से प्रभावित होने को लेकर दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाएगा कि भाग 3 तथा भाग 4 दोनों में कई अनुच्छेद एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, कायदे से यदि देखें तो 44 भी उसी प्रकार का प्रतीत होता है। भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से ही संबंधित बातें कहीं न कहीं अगर देखें तो 45 और 46 प्रतीत होती है, क्योंकि 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति समाज के लोगों के कल्याण की बात की गई है। दोनों ही भाग में जैसे भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 देखें तो दोनों में ही राज्य को समान रूप में परिभाषित किया गया है, जिस संदर्भ में भी इन दोनों को समान या एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। विदेशी देशों संविधान का प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में भी इन्हें पूरक सदृश माना जा सकता है। अमेरिकी संविधान के प्रभाव में आकर मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया, जबकि आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया। इससे भी यह प्रतीत होता है कि भाग 3 तथा भाग 4 एक दूसरे से समानता रखते हैं या एक दूसरे को एक सीमा तक पूरक हैं। यदि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 45, जिसमें
निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और बाद में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है। उसी प्रकार की भावना या प्रावधान देखने को मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भी दोनों पूरक प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों को देखें तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो मैं मौलिक अधिकारों की सूची को कहूँगा। फिर मुझसे पूछा जाए कि इन मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो मैं अनुच्छेद 32 को कहूँगा। स्पष्ट है कि बाबा साहब यह कहना चाहते थे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी किसी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि इसको पूजनीय बनाया जाए, अछूता रखा जाए, छोड़ दिया जाए। जितनी जल्दी हो सके मौलिक अधिकार के समान राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को भी महत्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जाए। बाबा साहब के इस कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भाग 3 तथा भाग 4 में अधिकाधिक समानताएं हैं और लोकतंत्र की सार्थकता तभी होगी जब भाग 3 के साथ साथ भाग 4 को प्रभावी बनाया जाएगा। ऐसी धारणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रही है। उनके कथन के परिप्रेक्ष्य में भी भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे से समान या पूरक बताया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एक नहीं अनेकानेक न्यायिक निर्णय में यह आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया जा चुका है कि भाग 3 से भाग 4 किसी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है और इस संदर्भ में भी इसको पूरक रूप में देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 की जो प्रावधान हैं वह राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, सरकार निर्माण और लोकतंत्र की सार्थकता के संदर्भ में आवश्यक और महत्वपूर्ण है और पूरक हैं। इनको अधिकाधिक समान और पूरक रूप में समझने की आवश्यकता है और संविधानवाद की यह मांग भी है और लोकतंत्र की सार्थकता के लिए यह आवश्यक भी है कि भाग 3 के साथ साथ भाग 4 को भी राजनीतिक व्यवस्था में अधिकाधिक प्रयोग में अधिकाधिक महत्व प्रदान किया जाए। ओके, थैंक यू।